ये पहली घटना घटी थी यूनाइटेड स्टेट की ओहायो राज्य के सिंसिनाटी शहर में। ये घटना घटी थी मैरी की ग्रैंडमदर के साथ। ये घटना उनके साथ 1986 में घटी थी। उस वक्त उनकी एज करीब 55 साल की थी। अब आगे की घटना मैं आपको मैरी की ग्रैंडमदर के नज़रिए से बताऊंगा। मैं और मैरी के दादाजी सिंसिनाटी में रहते थे। उस वक्त मैरी के डैड एल्फ्रेड काफ़ी छोटे थे। मैरी के दादाजी का नाम बिशैन था। बिशैन एक लकड़ी के कारखाने में मेंटेनेंस देखते थे। उनकी फैक्ट्री हमारी घर से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो सुबह 8 बजे चले जाते थे और 5 बजे वापस आ जाते थे। लेकिन एक दिन संडे था और बिशैन की छुट्टी थी। अगले दिन बिशैन की फैक्ट्री से एक बड़ा सा ऑर्डर निकलना था, जिसके लिए उसके फैक्ट्री के मैनेजर ने उसको और बाकी और लोगों को नाइट शिफ्ट के लिए बुलाया था, क्योंकि ऑर्डर थोड़ा बड़ा जाना था। हम जहाँ रहते थे वहाँ से एक रेल की पटरी भी होके गुजरती थी, जो कि हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर ही थी। जब भी ट्रेन वहाँ से गुजरती थी तो हमको उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई देती थी। उस वक्त रात के करीब 8 बज रहे थे और बिशैन घर पर नहीं था। उसने मुझसे बोला था कि मैं खाना खा के सो जाऊं और वो कल सुबह आएगा। मेरा बेटा एल्फ्रेड सो गया था। मुझको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पूरे घर में अकेले हूँ। तभी किसी ट्रेन के गुजरने का टाइम हो गया था। उसकी आवाज़ मुझको साफ साफ सुनाई दे रही थी, और रात में तो आवाज़ और भी तेज़ सुनाई देती है। उस वक्त हमारा घर 2 कमरों का था, जो कि लकड़ियों से बना हुआ था। जैसे ही ट्रेन गुजर गई, मुझको मेरे घर के यार्ड से लकड़ियों के ब्लॉक्स की गिरने की आवाज़ आई, जो कि बिशैन ने काट के रखे हुए थे। वो काफ़ी भारी ब्लॉक्स थे, जो कि किसी जानवर या फिर किसी हवा से तो गिरने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। मुझको लगा कि शायद बिशैन आ गया है, लेकिन उसने मुझसे बोला था कि वो सुबह आएगा। मैं यही सोच रही थी कि अगर बिशैन नहीं है तो लकड़ियाँ आखिर गिरी कैसे। फिर मैंने सोचा कि मुझे बाहर जाके देखना चाहिए। पहले मैं घर का मेन दरवाज़ा खोल के जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार अपने रूम की खिड़की से झांक के यार्ड की तरफ देख लूं। मैं दोबारा अपने कमरे में गई और मैंने जैसी खिड़की से देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो लकड़ियों के ब्लॉक्स नीचे गिरे हुए थे। ये देख के मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। तभी मैंने आवाज़ दी, बिशैन, तुम हो क्या? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया, और अब मुझको यकीन हो गया था कि शायद यहाँ पर कोई चोर आ गया है। मैंने बिना कोई आवाज़ किए तुरंत जाके घर के सारे दरवाज़ों को लॉक कर दिया और बिशैन की गन अपने पास उठाकर रख ली और चुपचाप एल्फ्रेड के रूम में चली गई। मुझको गन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने डराने के लिए उसको अपने हाथ में पकड़ रखा था। 2 मिनट तक सब कुछ शांत था, और फिर मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे लग रहा था कि घर के चारों तरफ कोई ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहा हो। वो जो भी चीज़ थी मेरे घर के चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। वो काफ़ी तेज़ी में घूम रहा था। तभी मैंने एक रूम की खिड़की से देखा तो वो एक बड़ा आदमी था। मुझको पहले उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन वो आदमी ही था। मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार इतने बड़े किसी इंसान को देखा था। मैंने उससे चिल्लाते हुए बोला कि तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुमको गोली मार दूंगी। उसने मेरी आवाज़ सुनते ही तुरंत गोल गोल घूमना बंद कर दिया और यार्ड के बीच में ही आके रुक गया, जहाँ पर ढेर सारे ब्लॉक्स पड़े थे। वो ब्लॉक्स के पास ही खड़ा हो गया और मेरे रूम की खिड़की की तरफ देख रहा था। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसको पता चल गया था कि मैं घर में ही हूँ। मेरे बोलने से पहले उसको शायद नहीं पता था कि घर में कोई है। मेरे बोलने से उसको ये पता चल गया था कि मैं घर में ही हूँ। उसकी नज़र मेरी रूम की खिड़की की तरफ ही थी। अंधेरे में उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही थी। उसकी आंखें देख के मुझको ये ज़रूर पता चल गया था कि वो कोई इंसान नहीं है। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से सांस ले रहा था, जैसे कि वो कोई जानवर हो। उसके सांस लेने की आवाज़ मुझको मेरे रूम तक सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नज़र मेरे घर से बने थोड़े दूर रेलवे की पटरियों पर गई। वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी। मैंने उस ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनी थी। मैंने पहली बार
किसी ट्रेन की आवाज़ नहीं सुनी थी। पहले यहाँ कभी भी ट्रेन आके नहीं रुकी। शायद वो खराब हो गई थी। वो आदमी वहीं पर ही खड़ा था और एल्फ्रेड के रूम की खिड़की की तरफ देख रहा था। एल्फ्रेड के रूम में उसकी टॉर्च रखी हुई थी। मैंने तुरंत उसकी टॉर्च निकाल के उस आदमी की तरफ पॉइंट करके देखा और मैं चौंक गई। वो कोई आदमी नहीं था, वो एक जानवर था जो कि अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। वो कोई भेड़िया था या शायद कोई कुत्ता। उसका चेहरा एकदम किसी जानवर जैसा लग रहा था और उसका पूरा शरीर एक बहुत ही बड़े आदमी जैसा था। वो एक डॉग था, शायद डॉगमैन। उसके पूरे शरीर पर बाल निकले हुए थे और उसका चेहरा एक कुत्ते जैसा था जिसके बड़े बड़े कान और बड़े बड़े दांत थे। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी और उसके हाथ के पंजों की उंगलियां काफी नुकीली थी। उसको देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। मुझको ये पता चल गया था कि ये अजीब सा जीव उसी ट्रेन से आया है जो वहां पर रुकी पड़ी है। पूरे एरिया में मेरा ही एक घर था। जैसा कि मैंने बताया कि मैं उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। मेरे हाथ से वो टॉर्च नीचे गिर गई और उस डॉगमैन को टॉर्च की वो रोशनी दिख के मेरी मौजूदगी का अंदाज़ा हो चुका था। मैं तुरंत एल्फ्रेड को बेड से लेके उतर गई और अपनी गोद में लेके बैठ गई। मैं खिड़की के नीचे बैठी हुई थी जहाँ से मैं उस डॉगमैन को देख रही थी। वो क्रिएचर मेरी खिड़की के पास आके मुझको ढूंढ रहा था। वो खिड़की से मेरे घर के अंदर देख रहा था और मैं उसी खिड़की के नीचे बैठी हुई थी। वो क्रिएचर मेरी खिड़की के पास आके बहुत ज़ोरों से सांसें ले रहा था और उसकी सांस मुझे एक के बाद एक डरावनी लगती जा रही थी। फिर वो क्रिएचर अचानक से कहीं चला गया। कुछ देर तक मैं एल्फ्रेड को लेके वहीं पर बैठी रही। सब कुछ एकदम शांत था। तभी एक आवाज़ आई। मेरे सामने की खिड़की से कांच तोड़ते हुए एक लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक अंदर आया। मैं जिस खिड़की के नीचे एल्फ्रेड को लेके बैठी हुई थी, उस खिड़की को भी उस क्रिएचर ने बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उसने जो ब्लॉक सामने की खिड़की से फेंका था वो आके एल्फ्रेड के पैर पर गिरी, जिसकी वजह से वो दर्द में बहुत ही ज़ोर से चीखने लगा और रोने लगा। उस क्रिएचर को पता चल गया था कि मैं और एल्फ्रेड खिड़की के नीचे ही छुपे हुए हैं। तभी उसने अपना बड़ा सा हाथ उसी खिड़की से बाहर निकाला और हमको पकड़ने की कोशिश की। मैं तुरंत ही एल्फ्रेड को लेके खिड़की से दूर हट गई और मेरे पास जो बंदूक थी मैंने उससे उसकी तरफ गोली चला दी। मैंने पहले कभी बंदूक नहीं चलाई थी। वो गोली खिड़की के बगल की दीवार पे लगी और बंदूक के झटके की वजह से वो मेरे हाथ से छूट गई और वो क्रीचर बच गया। बंदूक की गोली चलने की आवाज़ इतनी तेज थी कि वो क्रीचर कुछ देर के लिए शांत हो गया और मुझको देख रहा था। वो क्रीचर मुझको करीब 5 सेकंड तक देखता रहा और मैं उसको देख रही थी। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। मैंने तभी दोबारा उस बंदूक को उठाया और उस क्रीचर की तरफ पॉइंट करके शूट कर दिया। वो गोली उस क्रीचर के हाथ पे लगी थी, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गया था। उसके बाद वो क्रीचर मुझको नहीं दिखा। मैं वहीं पर एल्फ्रेड को लेके बैठी हुई थी और उस गन को मैंने खिड़की की तरफ पॉइंट किया हुआ था। वो वहाँ से चला गया था। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। करीब आधे घंटे तक मैं वहीं पर ही बैठी हुई थी और खिड़की की तरफ अपने गन को पॉइंट की हुई थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक उस ट्रेन की इंजन की आवाज़ आई, जिसकी वजह से मैं चौंक गई और बस वहीं पर बैठी रही। मैं पूरी रात वहीं पर एल्फ्रेड को लेके बैठी थी और वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली। वहाँ पर बैठे बैठे मुझे सुबह के 7 बज चुके थे और एल्फ्रेड सो रहा था। तभी बिशैन आया और उसने मुझको इस हालत में देखा। उसने मुझको और घर को बहुत अजीब परिस्थिति में देखा और वो चौंक गया। मैं उसको देख के रोने लगी और उसको सारी बातें बताई। उसको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने उसको काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई तो उसको मुझ पर विश्वास होने लगा। बिशैन ने तुरंत पुलिस वालों को बुलाया और उनको इस घटना के बारे में बताया। पहले तो पुलिस वाले भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट की
और एक एक चीज़ को बहुत बराबरी से दिखाया, तब उनको मेरी बात पे हल्का फुल्का विश्वास होने लगा। लेकिन तब भी उन्होंने मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने हम लोग की रिपोर्ट ली और वहाँ से चले गए। बाद में उन्होंने आके हमारे घर की छानबीन की और जब उनको उस क्रिएचर का कोई भी सबूत नहीं मिला तो उन्होंने ये बोला कि हमारे घर कोई चोर आए थे जिन्होंने चोरी करने की कोशिश की और हमें मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिशैन को मेरी बात पर विश्वास था और एल्फ्रेड, उसको तो कुछ पता भी नहीं था। ये केस कुछ दिनों तक चलता रहा और कोई सबूत ना मिलने पर इस केस को बंद कर दिया गया। मैं बहुत परेशान हो गई थी और काफ़ी डरने लगी थी। फिर हमने कुछ दिनों बाद उस जगह को छोड़ दिया और शिफ्ट हो गए। अगर उस रात बिशेन की गन मेरे पास ना होती तो शायद मैं और एल्फ्रेड जिंदा नहीं होते। वो रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और एल्फ्रेड को इस बात का आज तक पता नहीं है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको डॉगमैन को देखे जाने की दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना घटी थी इजिप्ट में। ये घटना किसी और लैंग्वेज में थी। गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से मैंने इसको पढ़ा। सच बताऊँ तो कुछ चीज़ें मुझको समझ में बिल्कुल नहीं आई, लेकिन अब जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरी ढूंढी गई जानकारी के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। आप सब इजिप्शियन गॉड एनुबिस के बारे में तो जानते ही होंगे। कहा जाता है पुराने ज़माने में लोग इनकी पूजा करते थे और आज भी इजिप्ट में कई ऐसी जगह हैं जहां अनुबिस की पूजा होती है। अनुबिस को इजिप्शियन भाषा में इब्नू या इनपू भी बोला जाता है। ये घटना घटी थी अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ। ये घटना है 1955 की। उस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम माइकल डॉर्मन था, जो कि इजिप्शियन सभ्यता के ऊपर एक बुक लिख रहा था, जिसके लिए उनको इजिप्ट की अलग अलग जगह पर जाना पड़ा। वहाँ पर उन्होंने अपने साथ एक गाइड भी रखा हुआ था, जिसके साथ वो हर जगह जा रहे थे। उनका कहना है कि उनकी रिसर्च के टाइम उनका सामना एक डॉगमैन से हुआ था। अब आगे की घटना मैं आपको माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरी रिसर्च लगभग ख़त्म होने वाली थी। बुक के लिए जितनी भी जानकारी होनी चाहिए थी वो सब मैंने जमा कर ली थी और मेरे अमेरिका जाने में एक दिन बाकी था। हम एक गांव में रुके थे जिसका नाम यामू था। हम यामू में एक आदमी के यहाँ रुके हुए थे। हम जिसके यहाँ रुके हुए थे वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम यामिन था। यामिन ने मेरे रहने का सब बंदोबस्त कर लिया था। उसका खर्चा आए हुए यात्रियों की खातिरदारी से चलता था। वहाँ पर जो कोई भी यात्री आता था वो उनको रहने के लिए अपनी जगह देता था और उनको खाना भी खिला कर देता था। पूरे दिन अलग अलग जगह जाने की वजह से मैं काफ़ी थक गया था और रात में बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था। उस वक्त करीब रात के 2 बज रहे थे और 2 बजे एक आवाज़ सुन के मेरी आंखें खुल गईं। वो आवाज़ एक भीड़ की थी। वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रही थी। वो भीड़ चिल्लाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही थी और उनके हाथ में बड़े बड़े मशाल थे। वो इजिप्शियन भाषा में कुछ बोल रहे थे और मुझको वो समझ में नहीं आ रहा था। मेरे साथ जो गाइड था वो भी सो रहा था। मैंने उसको जगाया और उससे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। उसने कुछ देर उन लोग की बात सुनी और बोला शायद उन्होंने किसी अजीब जानवर को देखा है। उस गाइड ने मुझको कहा कि आप यहीं रुको और मैं पता करके आता हूँ। फिर वो गाइड उनके पीछे चला गया। मेरी नींद टूट गई थी और अब मुझको नींद नहीं आ रही थी। मैं उस वक्त अपनी सिगार निकाल के पीने लगा और कुछ देर वहीं पर ही खड़ा था। तभी मैंने देखा कि सामने से अपने पैरों पर चलते हुए एक जानवर मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है। मैंने उसको देखा और देख के नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो मुझे कोई नॉर्मल सा जानवर लगा। मैं दोबारा अपनी सिगार का कश लेने लगा और मैंने देखा कि मेरी सिगार बुझ गई है। तभी मैं दोबारा कमरे के अंदर गया और माचिस की तीली जला के सिगार को जलाने लगा और तभी मैंने देखा कि वो जानवर मेरे रूम की तरफ ही चलता आ रहा था। मैंने पहले उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं सिगार जला ही रहा था तो मेरी नज़र उस जानवर पे दोबारा गई। वो मेरी तरफ आते आते धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मैं उसी को ही देख रहा था और तभी वो मेरे सामने
अपने 2 पैरों पे खड़ा हो गया और मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था। मैंने उसको बहुत ही गौर से देखा। वो मुझको कुछ देर तक खड़े होकर देख रहा था। वो मेरे से करीब 200 यार्ड की दूरी पर ही होगा, लेकिन फिर भी वो मुझको साफ साफ नजर आ रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और वो मेरी आंखों में। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की थी। सच बताऊं तो पहले वो मुझको अजीब नहीं लगा, लेकिन मेरी तरफ आते आते जब उसका साइज बढ़ने लगा तो मुझे वो जानवर या वो क्रिएचर काफ़ी डरावना लगने लगा। वो एक कुत्ता था, एक डॉगमैन था जो कि अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसके हाथ के पंजों में से खून टपक रहा था। मेरी तरफ धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जा रहा था। मेरी जलाई हुई माचिस की तीली से मेरी उंगलियां जल गई थीं और कुछ देर के लिए मेरा ध्यान उस जानवर पर से हट गया था और मैं अपनी उंगलियों को देख रहा था। उस क्रिएचर को देखते देखते मैं ये भी भूल गया था कि मैंने माचिस जलाई हुई है। मैंने जब दोबारा अपनी उंगलियों से नज़र हटा के दरवाजे की तरफ उस क्रिएचर को देखा तो वो वहाँ से जा चुका था। वो एकदम गायब हो चुका था। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। शायद वो मेरा डेजावू था। मेरी आंखों ने जो कुछ भी देखा था मेरा दिमाग उसको मान ही नहीं रहा था। और तभी वो भीड़ दोबारा मेरे कमरे की तरफ चलते हुए आ रही थी और उनके हाथ में मशाल थी। उस भीड़ के आगे भागते हुए वो गाइड मेरे पास आ रहा था और उसके बोलने से पहले मेरे सवालों का जवाब मुझको मिल चुका था। कुछ देर के लिए मुझको सब कुछ एकदम सपने जैसा ही लग रहा था। मैंने लाख कोशिश की अपने दिमाग को समझाने को, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। वो भीड़ फिर उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए अलग चली गई और वो गाइड मेरे कमरे के अंदर आया और कमरे के अंदर आते हुए उसने मुझसे पूछा कि आप ठीक हो। मैंने एक भी शब्द नहीं बोला क्योंकि ऐसे किसी अजीब सी क्रिएचर को मैंने पहली बार देखा था। वो एकदम ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान के शरीर में किसी कुत्ते का सिर लगा दिया हो। वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। तब उस गाइड ने मुझको अरेबिक में बताया कि वो एक डॉग मान था, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डॉग मैन बोलते हैं। उसने बताया कि उस क्रिएचर ने पास के गांव में एक जानवर को मार दिया है। उस क्रिएचर ने एक ऊंट को बीच से फाड़ डाला है। तभी मुझको याद आया कि मैंने उसके पंजे पर खून देखा था। वो खून दरअसल एक ऊंट का था, एक मरे हुए ऊंट का खून। उसने ये भी बताया कि वो अक्सर यहाँ के लोगों को दिखाई देता है। वो क्रिएचर कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उसको देखे जाने के बारे में बताया है, और जिसने भी उसको देखा है वो बचा नहीं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप बच गए। सच बताऊं तो मैं पूरी रात नहीं सोया और पता नहीं क्यों मुझको ये सब एक सपने जैसा लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे किसी क्रिएचर को पहली बार देखा था और मेरा दिमाग इस घटना को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। कुछ लोग डॉगमैन पर विश्वास नहीं करते हैं और कुछ लोगों को ये सब हंसी मजाक में बनाई हुई कहानियाँ लगती हैं, लेकिन मैंने इस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है। हालांकि इसके बारे में मैंने अपनी बुक में नहीं लिखा, क्योंकि मेरा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो सब कुछ एक सच था। मैंने कुछ भी इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, और आज भी मुझको ऐसा लगता है कि वो सच नहीं था, बस मेरा कोई वहम या इत्तेफाक था। ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना है इटली की। ये घटना जिसके साथ घटी थी वो 2 भाई बहन थे। 10 साल का लड़का जिसका नाम था एडम और 12 साल की लड़की जिसका नाम था लीसा। वो दोनों अपने नाना नानी के यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए रुके थे। उनके मम्मी पापा को किसी काम से बाहर जाना था। उन दोनों ने डॉगमैन को देखे जाने के बारे में बताया, लेकिन वो दोनों बच्चे थे तो इसका विश्वास कोई भी उन पे नहीं कर रहा था। उन लोगों ने उसके बारे में जो कुछ भी बताया वो सच था या झूठ, मुझको ये बात नहीं पता। तो मैं ये पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप उसको सच मानते हैं या बच्चों की बनाई हुई एक काल्पनिक घटना। लीसा और एडम अपने नाना नानी के यहाँ इटली में गए हुए थे। ये घटना है 1992 की।
उनके मम्मी पापा दोनों लोग लॉयर थे और वो अपने किसी क्लाइंट की मीटिंग के लिए गए हुए थे। लीज़ा और एडम के नाना नानी काफ़ी बुजुर्ग थे और उनके यहाँ एक सर्वेंट काम करता था। उनके नाना नानी के पास एक बिल्ली भी थी जिसका नाम बिली था। वो अक्सर एडम और लीज़ा के रूम में चली जाया करती थी। लीज़ा को बिल्ली के बालों से बहुत एलर्जी थी, इसलिए वो बिली के सामने हमेशा छींकती रहती थी। एक बार रात के टाइम बिली एडम और लीज़ा के रूम में चला गया और वो बहुत ज़ोर से छींकने लगी। तभी अपनी बहन को इस हालत में देखते हुए एडम ने बिली को ज़ोर से बुक फेंक के मारी और बिली जाके खिड़की पे खड़ा हो गया। लीज़ा उसी खिड़की के पास खड़ी थी और उसने बिली को देखते ही खिड़की को बंद कर दिया। झटके की वजह से बिली ज़मीन पे नीचे जाके गिर गया। वो लोग दूसरे फ्लोर पर थे और वो बिल्ली नीचे पहले फ्लोर पर जाके गिरी। हालांकि बिल्लियों के बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसलिए वो बच गई और वो भागते हुए मेन गेट पे जाके खड़ी हो गई और वहाँ से उन दोनों को देख रही थी। लीज़ा और एडम ने सोचा कि बिली उनके नाना नानी की फेवरेट पेट है, इसलिए उसको शायद वापस बुलाना चाहिए। जब लीज़ा और एडम दोनों ने खिड़की को खोला तब तक बिली मेन गेट से बाहर जा चुका था और रोड पर खड़े होके उन्हीं लोगों को देख रहा था। एडम और लीज़ा उसको वापस बुला रहे थे, लेकिन वो बस वहीं पर खड़ा था। तभी उन्होंने देखा कि सामने के छोटे से फॉरेस्ट से एक स्ट्रीट डॉग आके बिली को अपने मुंह से पकड़ लेता है। वो उसको इतनी ज़ोर से दबाता है कि वो छटपटाती भी नहीं है और उसकी तुरंत मौत हो जाती है। लीज़ा और एडम ने यह भी बताया कि उस जानवर का मुंह बाकी जानवरों से काफ़ी अलग था। ये बड़े ताज्जुब की बात थी कि एक स्ट्रीट डॉग जंगल के अंदर से कैसे बाहर आ गया। वो कुछ देर तक बिली को मुंह पे दबा के लीज़ा और एडम को घूर के देखता रहा और उसके बाद अपने दोनों पैरों पर खड़ा होके बिली को मुंह से पकड़ते हुए जंगल के अंदर ले गया और फिर गायब हो गया। ये देख के लीज़ा और एडम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने तुरंत अपने रूम की खिड़की को बंद कर लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कहीं वो अजीब सा जीव उनके कमरे के अंदर ना आ जाए। और वो लोग पूरी रात डर की वजह से नहीं सोए। अगले दिन जब लीज़ा और एडम के नाना नानी ने उनसे बिली के बारे में पूछा तो उन्होंने रात की घटी हुई घटना को उनको बताया। उन दोनों बच्चों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। जब उनके पेरेंट्स वापस आए तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को उस घटना के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया और उनकी पालतू बिल्ली आज तक नहीं मिली। बिली के खो जाने का दुख सबको था, लेकिन लीज़ा और एडम की बताई हुई बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। उनको लगा कि वो सब शायद किसी बच्चे का वहम था और इस बात को भुला दिया गया। अब ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ कि आप लीज़ा और एडम की बात को सच मानते हैं या महज एक बच्चों की बनाई हुई घटना। ये पहली घटना जिसके साथ घटी है उसका नाम एल्बर्ट था और अब आगे की घटना मैं आपको एल्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एल्बर्ट है। ये घटना मेरे साथ इजिप्ट में घटी थी जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया था। मुझे हिस्ट्री जानने का बहुत शौक था। मुझे ऐसा लगता था कि इजिप्शियन मैथोलॉजी और इजिप्शियन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। जब मैं इजिप्ट में गया तो वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखी, जैसे गीज़ा का पिरामिड, एंशिएंट म्यूजियम, क्वींस वैली, किंग्स वैली। सब बहुत अच्छी अच्छी जगह थी। इन सब चीज़ों को देख के मैं ये महसूस कर सकता था कि जब ये सब चीज़ें बनी होंगी तो वहाँ का ऑरा क्या होगा। मैं अपने दोस्त एडवर्ड से इसी के बारे में बात कर रहा था। मुझे इजिप्शियन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मुझे वहाँ पर पता चला कि पुराने ज़माने में उनके एक भगवान भी थे जिसको लोग अनुबिस बोलते थे। उनका चेहरा डॉग जैसा था और शरीर इंसानों जैसा, और अनुबिस को तो लोग मौत का देवता भी कहते थे, गॉड ऑफ डेथ। हालांकि इन सब चीज़ों का मेरे बताई हुई घटना से कोई भी संबंध नहीं है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस सब चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा था। और इसी तरह मुझे एक डॉगमैन के बारे में भी पता चला। मैंने इजिप्ट में ही उसे देखा है। इजिप्ट की काफ़ी जगह घूमने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ होटल में जा रहा था। जहाँ पर हमारा होटल था वो काफ़ी ज़्यादा आउटर में था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम मेन सिटी के अंदर होटल ले सकें। हमने बाहर साइड में ही होटल लिया था। ये घटना 1991 की है।
हमने एक गाड़ी रेंट पर ली थी और उसी से ही हम लोग अपने होटल पर जा रहे थे। उस वक्त रात के करीब 10 या 11 बज रहे थे। अंधेरा काफी ज्यादा था। हम जिस रास्ते पर जा रहे थे उसके दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही था। वो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं था, क्योंकि हमें जिस जिस जगह पर विजिट करना था वो उसी एरिया के आसपास ही पड़ता था, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। मेरे और एडवर्ड के साथ हमारा एक और दोस्त था, उसका नाम पीटर था। पीटर को अलग अलग जगह विजिट करने का और अलग अलग एक्सपीरियंस लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जहाँ पर हमारा होटल था उससे कुछ ही दूरी पर इजिप्शियन नेशनल वुड पड़ता है, जो कि एक छोटा मोटा सा जंगल है, पर वो इतना भी छोटा जंगल नहीं है कि हम तीनों वहाँ पर जाके खोए ना। होटल के स्टाफ ने हमें वहाँ पर जाने से मना किया था, लेकिन हम वहाँ पर टूरिस्ट थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो हमें वहाँ पर ले चले। उन्होंने हमसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगे। हम वहाँ पर अभी एक दिन और रुकने वाले थे। पीटर ने वहाँ पर जाने के लिए पैसे देने के लिए हाँ कर दिया और मैं, पीटर और एडवर्ड तीनों लोग इजिप्शियन वुड में जाने के लिए तैयार हो गए। हमें एक ड्राइवर भी मिला, उसका नाम अब्बासी था। मुझे आज भी उस ड्राइवर का नाम बहुत अच्छे से याद है। काफ़ी शांत रहता था वो। मैंने अब्बासी से पूछा था कि लोग इजिप्शियन जंगल में क्यों नहीं जाते हैं। अब्बासी ने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। उसने बोला कि वहां पर उसे देखा गया है। उसने उस पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं बताया। मैंने अब्बासी से दोबारा पूछा कि तुम किसका नाम लेने की कोशिश कर रहे हो। उसने बताया कि हम उसका नाम नहीं लेते। उसने कुछ अजीब सा नाम बताया था, मैं उस नाम को भूल चुका हूं। बहुत ही अजीब नाम था वो। मैंने उससे पूछा कि वो अजीब सी चीज दिखती कैसी है। तब उसने हमें बताया कि उसका चेहरा एक कुत्ते जैसा होता है और शरीर एक बड़े इंसान जैसा। उसके शरीर में बाल निकले रहते हैं और उसकी हाइट करीबन 7 से 8 फीट की रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। लंबे हाथ पैर और नाखून एकदम नुकीले, आंखें लाल जो कि अंधेरे में चमकती रहती हैं। जिस हिसाब से अब्बासी ने उसके बारे में बताया, एडवर्ड के मुंह से साफ साफ निकला, ये तो किसी डॉगमैन की बात कर रहे हो तुम। अब्बासी ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। जब वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में कार में बता रहा था तो पीटर अब्बासी से कार तेज चलाने के लिए बोल रहा था। अब्बासी ने बताया कि 15 मिनट में हम लोग उस फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे। दरअसल उस फॉरेस्ट में हमने इसलिए जाना था क्योंकि पीटर ने वहाँ के बारे में सुना था कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट टेम्पल है और मंदिर है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। छोटे मोटे मंदिर, वो भी पुराने देवताओं के। अब्बासी ने बोला था कि वहाँ पर ज़्यादा कोई जाता नहीं है और रात के वक्त वो मंदिर बंद रहते हैं। हमें दिन में वहाँ आना चाहिए था, लेकिन दिन में हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें वापस एयरपोर्ट भी जाना था। 15 मिनट बाद अब्बासी हम तीनों को लेके उस जंगल के पास पहुँच गया। अब्बासी ने बोला कि वो इसके आगे नहीं जाएगा, अगर हमें जाना है तो हम अकेले चले जाएं। उसने बताया कि जंगल के जब आप थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो आपको एक रास्ता बना हुआ मिलेगा और वहाँ पर हल्के फुल्के बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। उनको फॉलो करते हुए आप उस टेम्पल पर पहुँच जाओगे। रास्ते में कुछ दुकानें भी मिलेंगी जो कि उसी टेम्पल की तरफ ही जाती हैं, लेकिन इस समय वो सारी दुकानें बंद होंगी। हालांकि आप उन दुकानों को फॉलो करते हुए टेम्पल के पास पहुँच जाओगे। हम तीनों ने कहा ठीक है, और उसके बाद हम लोग वहाँ कार से उतर गए और जंगल के अंदर चले गए। अब्बासी ने हमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम दिया था। उसने कहा था कि 1 घंटे में आपको वापस लौट के आना होगा, वरना वो वहाँ से चला जाएगा, क्योंकि उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पीटर ने उसको कुछ और पैसे दिए और रुकने के लिए बोला। हम जब उस जंगल के अंदर गए तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अलग था। वहाँ पर अंधेरा नहीं था, लेकिन पुरानी दुकानें एकदम लाइन से लगी हुई थी। उन दुकानों के ऊपर एक एक पुराने पुराने खंबे लगे हुए थे जिन पे एक बहुत ही ढीली सी तार और हर तार में एक बल्ब बंधा हुआ था जो कि बहुत धीमे धीमे जल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा था और देखने में बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट और खूबसूरत। हमें सिर्फ वही रोड दिखाई दे रही थी जहाँ पर बल्ब चल रहे थे और दुकानों के पीछे का पूरा काला जंगल। उस पूरी रोड पे मैं, एडवर्ड और पीटर ही थे। पीटर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो जोर जोर से हंस भी रहा था। हमारी हंसी की गूंज पूरे जंगल में गूंज रही थी। कुछ लोग अपनी दुकान बंद करके जंगल से बाहर चले जाते हैं और कुछ लोगों का घर उनकी दुकान के जस्ट पीछे ही रहता है, लेकिन रात में वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की थी कि सारे दुकान और घर के आगे एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था।
वो किस चीज़ का चिन्ह था मुझे आज तक पता नहीं चला। मैंने इसके बारे में पीटर से भी पूछा था, उसको भी कुछ नहीं पता था। उस चिन्ह को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी खून से बनाया गया है, और वो इंसानी खून तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर, पीटर इतना खुश था कि उन सब चीज़ों के बारे में हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ उन बल्ब्स को फॉलो करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब हम उस मंदिर के पास पहुंचे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और खूबसूरत भी था। उसकी बनावट को देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी कारीगरी बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। हम तीनों लोग उसी को ही देख रहे थे। हालांकि मंदिर बंद था तो हम उसके अंदर नहीं जा पाए, लेकिन हम तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वहाँ पे ऐसी चीज़ हमने पहली बार देखी थी। तभी हमें मंदिर के ऊपर एक अजीब सी परछाई खड़ी दिखाई दी, और वो परछाई मैंने, एडवर्ड ने और पीटर ने एक साथ देखी। हम तीनों लोग उसी परछाई को देख रहे थे, और वो परछाई हम तीनों को। कुछ देर के लिए तो हम लोग एकदम शांत हो गए। हमारी आंखों के सामने वो परछाई उस मंदिर से उतर रही थी, और वो भी उल्टा, जैसे कोई छिपकली होती है। मंदिर के ऊपर भी हल्के फुल्के बल्ब लगे हुए थे। अंधेरे में तो हमें वो ठीक से नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब वो उल्टा उतरते हुए बल्ब के हिस्से में आया तब उस पर रोशनी पड़ी, और तब हम तीनों ने उसको पहली बार देखा। और वो वही क्रीचर था जिसके बारे में अब्बासी ने हमें बताया था, हूबहू एक डॉगमैन जैसा। जब मैंने पहली बार उस क्रीचर को देखा तो हूबहू पहले तो मुझे वो अनुबिस लगा, लेकिन मेरी वो गलती थी। वो अनुबिस नहीं था, वो कोई अजीब ही क्रीचर था। इतना बड़ा क्रीचर मैंने पहली बार देखा था। उसका चेहरा एक बड़े कुत्ते जैसा था, पतले हाथ पैर और उनमें नाखून, वो भी काफी ज्यादा नुकीले। उसकी आंखों की लाल चमक अंधेरे में हम तीनों को साफ साफ दिखाई दे रही थी, और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इतनी भयंकर आवाज शायद मैंने पहली बार सुनी होगी। ऐसा लग रहा था कि बादल गरज रहे हैं। वो इतना जोर से चिल्लाया था। पीटर ने सोचा था कि वो उसकी फोटोग्राफ खींच लेगा, लेकिन वो इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे थे। हम तीनों लोग के पैर भी जम गए थे। हम तीनों लोगों के दिमाग में ये था कि वहां से भागे, पर पता नहीं क्या हुआ, हम तीनों लोग भाग भी नहीं पाए। वो हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे नीचे उतर रहा था, और हमारे और उसकी बीच की दूरी खत्म हो रही थी, लेकिन तब भी हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो मंदिर के अंदर के हिस्से में था और हम बाहर। मैं डर की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगा। जहां पर मैं खड़ा था उसके पीछे एक दुकान थी, जिसमें एक घर भी बना हुआ था। उसके अंदर दो औरतें रहती थीं। उन्होंने पता नहीं इजिप्शियन भाषा में क्या बोला, लेकिन उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। हम तीनों लोगों ने उन्हें दरवाजा खोलते हुए देखा, और उन तीनों औरतों ने हमको पकड़ के धीरे धीरे अपने घर के अंदर कर लिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। हम उन दोनों औरतों को नहीं जानते थे, वो वहीं की ही रहने वाली थी। कुछ देर तक हम वहीं पर ही बैठे रहे और सब कुछ एकदम शांत हो गया। हमें वो जानवर दोबारा दिखा भी नहीं, और ना ही उसकी किसी तरीके की कोई आवाज आई। हालांकि जब हम उन औरतों के घर के अंदर थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो जानवर या वो क्रीचर उनके घर के बाहर टहल रहा है, लेकिन उसने हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब हमने उन औरतों को देखा तो वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। उन्होंने अपनी भाषा में कुछ तो जरूर बोला, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो हमें ये बोल रही थी कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं और जाके मरो। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो यही बोलना चाह रही थी। हम उनके घर के अंदर करीब आधे घंटे तक थे। पीटर काफी ज्यादा डरा हुआ था, और एडवर्ड भी, और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी हमारे साथ घटा ये बस एक सपना है, और अभी कुछ देर में मैं जाग जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब हम तीनों नॉर्मल हुए तो उन दोनों औरतों ने, मुझे ऐसा लगा कि हमें वहां से जाने के लिए बोला। उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। हमें डर लग रहा था। एडवर्ड की आंख से आंसू निकल रहे थे कि उन दोनों औरतों ने हमें बचा लिया। उस समय हमारे पास कुछ इजिप्शियन करेंसी भी थी। एल्बर्ट ने उन करेंसी को उठा के उन औरतों के घर पे ही रख दिया। एल्बर्ट उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि उन्होंने हमारी जान बचाई। उन्होंने उस पैसे को भी रख लिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, हम तीनों लोग एक साथ उसी रोड पर वापस जंगल के बाहर की तरफ भागे। हम जब जंगल के बाहर निकले तो अब्बासी वहीं पर गाड़ी खड़ी करके हमारा इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी के बोनट पर बैठे हुए सिगरेट पी रहा था, और वो लगातार जंगल की तरफ ही देख रहा था। जब उसने हमें देखा कि हम भागते हुए आ रहे हैं तो पता नहीं वो कुछ समझ गया।
उसने तुरंत अपनी सिगरेट फेंकी और गाड़ी के अंदर आके बैठ गया। गाड़ी के अंदर बैठने से पहले उसने गाड़ी के दोनों दरवाजे भी खोल दिए थे ताकि हमें दरवाजे को खोलने में समय ना लगे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आप समझ लिया है कि हमारे साथ कोई घटना घटी है। हम तुरंत गाड़ी के अंदर बैठे और हमारे बिना बोले ही अब्बासी ने गाड़ी को खूब तेज भगाया। उस जगह से करीबन 1 किलोमीटर दूर जब तक गाड़ी चल रही थी हम चारों लोगों ने किसी से कोई भी बात नहीं की। फिर जब थोड़ा आगे आए तो अब्बासी ने हमसे पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ। मैंने अब्बासी को सारी बात बताई। अब्बासी ने बोला कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, वरना उस जंगल से रात में कोई भी बाहर नहीं आता है। या तो उस जंगल के अंदर ही रहता है या तो दिन में ही वहां पे लोग आना जाना करते हैं। रात के वक्त वहां पर टहलना खतरे से खाली नहीं है। जब मैंने अब्बासी से उस क्रीचर के बारे में बोला तो उसने बोला कि उसी क्रीचर की वजह से लोग रात में यहाँ पर नहीं आते हैं। कई बार उसको इस जगह देखा गया है। कई सालों पहले तो उसने कई बच्चों को मार भी डाला था। वो कहाँ से आता है और वो यहाँ पर कब से है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और अब्बासी ने यह भी बताया था कि जंगल के अंदर जितनी भी दुकानें और घर बने हुए हैं उसके बाहर जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह को वो क्रीचर देख के कभी भी उसके पास नहीं आता। ऐसा क्यों है और वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और वो क्रीचर अक्सर रात में ही वहाँ पर दिखाई देता है। अब्बासी ने ये सब बातें जब हमें बताई तो हमें इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो अजीब था। वहाँ पर ऐसी घटनाएं आम बात है। हमने उसके बारे में फिर ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि हम तीनों बस यही चाह रहे थे कि हम किसी तरह अपने होटल पहुँच जाए। करीबन 1 घंटे बाद हम अपने होटल पहुँच गए और फिर अगले दिन फ्लाइट करके हम अपने घर वापस आ गए। ये घटना जो हमारे साथ इजिप्ट में घटी बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। इसके बारे में मैंने अपने कई दोस्तों को बताया। हम तीनों लोगों ने इसके बारे में कई लोगों से बात भी की। कई लोगों ने तो डॉगमैन के बारे में भी हमें बताया और ऐसे अजीब से क्रीचर के बारे में जिनको देखा नहीं गया है लेकिन वो बाहरी दुनिया में सच में आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी डॉगमैन को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। इस दूसरी घटना में मुझे नहीं पता कि वो डॉगमैन है या फिर वो कोई वेयरवुल्फ है, क्योंकि ये दोनों क्रीचर लगभग सेम ही तरीके से दिखाई देते हैं। जिसके साथ ये घटना घटी है अब मैं आपको उस क्रीचर को देखे जाने की बात उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और उसका नाम मोलिसा है। मेरेसा के द्वारा बताई गई घटना से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी डॉगमैन की स्टोरी नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देख ले। उस घटना की वीडियो की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इस घटना को सुनने के बाद उस वीडियो पर भी जरूर विजिट करिएगा। अब आगे की घटना मैं आपको मोलिसा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मोलिसा है। मैं यूएसए के मिशिगन राज्य की रहने वाली हूँ। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 8 साल की थी। उस क्रीचर को मैंने और मेरी मम्मी ने साथ में देखा था। मिशिगन के जंगल काफी ज्यादा खूबसूरत थे। मैं अपनी मम्मी के साथ अक्सर वहां पर जाया करती थी। हम दोनों को साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वहां पर रोड भी काफी अच्छी बनी हुई थी। यह घटना 1990 की है। जब हम उस रास्ते पर जा रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पर और भी कई लोग थे जो साइकिलिंग किया करते थे। मेरी मम्मी वहीं पर मुझे साइकिलिंग सिखाती थी और हम दोनों खूब एंजॉय करते थे। एक बार शाम के वक्त जब मैं और मेरी मम्मी वहां पर गए तो वहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और बहुत ज्यादा शांति थी। 1-2 लोग ही नजर आ रहे होंगे। उस रोड पर जहां पर हम साइकिलिंग किया करते थे वो एकदम खाली और सुनसान थी। बहुत ताज्जुब की बात थी, उस दिन वहां पर कोई भी नहीं आया था। दरअसल मौसम भी थोड़ा खराब था और मुझे और मम्मी को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए हम लोग उस दिन साइकिलिंग करने भी गए थे। हमें नहीं लगा था कि बारिश होने लगेगी। बारिश होने की वजह से मैं और मम्मी एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। वहां पर एक शेल्टर भी था। कुछ देर तक जब बारिश नहीं रुकी तो हम और मम्मी दोनों लोग उस शेल्टर के नीचे भाग के गए। जब हम उस शेल्टर के पास भाग के जा रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया और मैं उसी रोड पर गिर गई। हालांकि मम्मी उस शेल्टर तक पहुंच गई थी, लेकिन जब मम्मी ने पीछे मुड़ के देखा तो मैं रोड पर ही गिरी हुई थी। वो मुझको उठाने के लिए जब दोबारा वापस आई तो मम्मी ने देखा कि मेरे ही पीछे, मतलब मुझसे कुछ दूरी पर ही,
एक अजीब सा क्रीचर खड़ा हुआ है। वो पेड़ के पीछे ही खड़ा था और मुझे और मम्मी दोनों को देख रहा था। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, इसलिए वो ढंग से दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसको देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो इंसान नहीं है। मम्मी उसको देखते ही कुछ सेकंड के लिए रुक गई। तभी मैंने उस डायरेक्शन में देखा जिधर मम्मी देख रही थी, और हम दोनों ने उस क्रीचर को देखा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो क्रीचर हमें हल्का फुल्का धुंधला दिखाई दे रहा था। वो उसी पेड़ के पीछे खड़ा था जहां पर हम पहले थे। उस क्रीचर की हाइट करीबन 7 से 8 फीट की थी। अंधेरे में वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। काले बादलों के बीच में बारिश और वो क्रीचर। उस समय मैं और मम्मी बहुत ज्यादा डर गए थे। मैं उस क्रीचर को देख के रोने लगी और वो पेड़ से निकल के बाहर आया। उसी बगल में ही मेरी साइकिल भी खड़ी थी। जब उसने मेरी साइकिल को देखा तो उसने एक हाथ से मेरी साइकिल को उठाया और एक बड़े से पेड़ के ऊपर फेंक दिया। मेरी साइकिल 2 टुकड़ों में हो गई और उसने बहुत तेज से आवाज निकाली। वो आवाज एक लोमड़ी की थी। ऐसे लग रहा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। उसका शरीर पूरा इंसानी था, मतलब उसके हाथ पैर निकले हुए थे, नुकीले पंजे और शरीर पर पूरे बाल। वो अपने 2 पैरों पर ही खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा एक कुत्ते जैसा था या एक लोमड़ी जैसा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने हमारी तरफ कुछ कदम भी बढ़ाए ताकि वो हमें मार सके, लेकिन तभी हमारी किस्मत अच्छी थी। बादल में काफी जोर से बिजली कड़की और वो उस बिजली की कड़क को सुन के 1-2 कदम पीछे हट गया। मम्मी भी चिल्लाने लगी और वो काफी ज्यादा रोने लगी। वो भी बहुत ज्यादा डर गई थी। हमें पता नहीं कि क्या हुआ। वो क्रीचर फिर वहां से भाग के जंगल के अंदर चला गया। उसने हमें किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसने मेरी साइकिल तोड़ दी थी। उसके जाने के बाद मम्मी भाग के मेरे पास आई और उन्होंने मुझे गोद में उठाया, और मुझे गोद से उठाते ही वो उस जंगल के बाहर की तरफ भागने लगी। वो बार बार पीछे की तरफ मुड़ के भी देख रही थी कि ऐसा ना हो वो क्रीचर दोबारा हमें पकड़ने के लिए आ जाए, लेकिन पीछे वो क्रीचर दोबारा नहीं आया। हालांकि उसकी चिल्लाने की आवाज हमें हमारे कानों तक सुनाई दे रही थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने हम पे हमला क्यों नहीं किया इसके बारे में हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है, लेकिन उस बादल की गरज के बाद वो जंगल के अंदर दोबारा भाग गया था और वो काफी ज्यादा डर भी गया था। उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम 2 लोग बच गए। इस घटना के बारे में मम्मी ने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मैंने अपने कई दोस्तों को बताया था। उस घटना के बाद से उस जगह मैं और मम्मी दोबारा कभी नहीं गए, और ये घटना एकदम सत्य है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट बक है। डॉगमैन को देखे जाने की ये घटना मेरे और मेरे साथियों के साथ घटी थी। हम कनाडा के जंगल में थे। हमारी वहां पर ट्रेनिंग हो रही थी। आमतौर पर डॉगमैन के बारे में हमने बहुत सुना था। वहां पे और भी कई क्रीचर्स के बारे में सुना था, वेंडिगो और पता नहीं क्या क्या। डॉगमैन को देखे जाने के बारे में कई अफवाहें सुनी थी। मैंने आज तक उसे नहीं देखा था। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक मैंने उसे देखा नहीं। हमारी ट्रेनिंग खत्म हुए 4 दिन हो चुके थे। हमें हमारी पोस्ट भी मिल गई थी। मैं और मेरे साथ 2 साथी और थे। हमें कनाडा के उस जंगल के हिस्से में करीबन 3 दिन तक तैनात रहना था और वहाँ की सारी अपडेट हमें अपने कमांडर को देनी थी। हमारी पहली पोस्टिंग के दिन मेरे साथ जो मेरे 2 और साथी थे, मैं उनसे पहली बार मिला था। उनकी भी पहली पोस्टिंग थी। एक का नाम बक्स था और दूसरे का नाम जॉनथन। हम लोग की आपस में अच्छी पट रही थी। 2 दिन तक तो हमारी ट्रेनिंग वहां पर बहुत अच्छी चली। हमने अपने पोस्ट को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन तीसरे दिन हमें कुछ अफरा तफरी महसूस हुई। जहां पर हमारी पोजीशन थी उसकी कुछ दूरी पर हमें किसी के भागने की आवाज आई। हम लोग को तुरंत पता चल गया कि वहां पर कोई है। बक्स और मैं तुरंत उस तरफ भागते हुए गए। वहां पर हमें कोई भी नहीं दिखा, लेकिन मुझे साफ साफ कोई भागते हुए दिखा था, और वो काफी बड़ा आदमी था। उसकी हाइट करीबन 6 से 7 फीट की थी, और ये बात मैंने अपने कमांडर को भी बताई थी। हमें तुरंत ऑर्डर मिला कि हम उसे गोली मार के ढेर कर दें, क्योंकि हमारा जो एरिया था वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। वहां पे किसी भी तरह का सिविलियंस का आना मना था, और वहां पर अगर हमें कोई भी नजर आता तो हम उसे गोली मार देते। हमें हमारे कमांडर से यही ऑर्डर मिला था। हम तीनों लोग फिर उसके पीछे भागते हुए गए। वो एक पेड़ के पास जाके खड़ा हो गया।
और हमने पहली बार उसे देखा। वो एक क्रीचर था जिसका सर एक कुत्ते का सर था, उसका शरीर एक भारी भरकम आदमी जैसा। उसके हाथ पैर काफी ज्यादा नुकीले थे और पैर तो एक कुत्ते के पैर जैसे थे। काफी ज्यादा बड़ा था वो और गुस्से में भी लग रहा था। उसकी लाल आंखें हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो इतने गुस्से में लग रहा था कि शायद वो हम पे हमला भी कर दे। सबसे पहले मैंने उसे देखा। उसे देखते ही मैंने उसके ऊपर गोली चला दी और मेरी चलाई हुई गोली उसके शरीर से पार होकर पेड़ में लग गई और उसके शरीर से एक बूंद खून भी नहीं निकला। मेरे गोली चलाते ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो मेरे ऊपर हमला करने आ रहा था। मेरे गोले चलाते ही जोनाथन और ओक्स भी मेरे पास आ गए और उन्होंने भी उस क्रीचर को देखा। वो लोग भी उसके ऊपर लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग करते समय जोनाथन ने वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म कर दिया और फिर कुछ ही देर में हमारी टीम भी हमारे पास पहुंचने वाली थी, लेकिन तब तक हमें उसे संभालना था। लगातार उस पर गोलीबारी करने की वजह से वो हमसे दूर भाग गया और हम उसके पीछे भी गए, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया। वो इतनी तेजी में कहाँ चला गया हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे कि हवा गायब हो जाती है। वो काफी भारी भरकम जानवर था और ऐसा जानवर हमने पहली बार देखा था। उसकी चमकती हुई आंखें मुझे आज भी याद हैं और उसका वो गुर्राना मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। आज भी उसके बारे में याद करके मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ देर में हमारी टीम भी वहां पर पहुंच गई और हमने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उस क्रीचर को हम लोगों ने फिर काफी दिनों तक ढूंढा, लेकिन हमें उसका कोई भी निशान नहीं मिला। हमने सोचा कि हम उसके फुटप्रिंट्स भी ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें वो भी नहीं मिले। उस क्रीचर के ऊपर चलाई गई गोलियों को जब हमने दोबारा देखा तो वो गोलियां पेड़ पे तो लगी थी, लेकिन उसमें खून भी नहीं लगा था। वो अजीब सा क्रीचर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया हमें पता नहीं चला। हमने सारी डिटेल अपने कमांडर को भी दी। हमारे पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं था कि वहां पर वो क्रीचर था या नहीं, लेकिन हमारे कमांडर ने बोला कि ऐसे क्रीचरों का यहाँ पर दिखना बहुत ही आम बात है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, वरना वो रात हम तीनों लोगों की जिंदगी की आखिरी रात होती। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको डॉगमैन से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूं जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना टेप्सी नाम की एक लड़की के साथ घटी है। जब उसके साथ ये घटना घटी थी तो उसकी उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको टेप्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम टेप्सी है। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई रहा करता था। ये घटना तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। शायद ये घटना 2003 की या 2002 की है, मुझे ढंग से याद नहीं है। मैं अपने पापा के साथ मैक्सिकन राज्य में रहने गई थी। मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी। वो एक आर्किटेक्ट थे। उनको किसी बड़े बिजनेसमैन से एक ऑफर आया था। जहाँ पर हम लोग रह रहे थे वहाँ पर ही उस बिजनेसमैन को एक होटल बनाना था जो कि उसी एरिया के एक बड़े से जंगल के पास था। वहाँ पर हिली एरियाज भी बहुत थे। जहाँ पर उन्होंने वो प्रोजेक्ट प्लान किया था वहाँ पर बड़े बड़े जंगल और पहाड़ भी थे। जिस घर में हम लोग रह रहे थे वो उसी बिजनेसमैन का दिया हुआ था और हम लोग वहाँ पर करीबन 2 महीने तक रुके थे। उसी घर को तोड़ने के बाद वहाँ पर होटल बनने वाला था, जिसके लिए पापा को वहाँ पर एक अच्छा सा नक्शा बनाने के लिए भेजा गया, जिसमें पापा बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। वो हम सबको लेके वहाँ पर गए। उन्होंने हमसे कहा कि घूमना फिरना भी हो जाएगा और उनका काम भी हो जाएगा। उस वक्त छोटे भाई की और मेरी स्कूलिंग बंद थी क्योंकि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे थे। पापा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी तो हम उस साल स्कूल नहीं गए थे। इसीलिए जब उन्हें वो प्रोजेक्ट मिला तो वो हमारे साथ वहीं पर ही चले गए थे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और उसके उन्हें अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। जो घर हम लोग को मिला था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसमें 2 कमरे थे
और एक नीचे बड़ा कमरा था जिसमें पापा अपना काम करते थे। मम्मी पापा का एक अलग कमरा था, मेरा और मेरे भाई एलन का अलग कमरा था और हम लोग उसी में ही रहते थे। मुझे नई जगह पे नींद नहीं आती थी। मुझे वहाँ पर एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था। रात भर मैं अपने कमरे की खिड़की के पास ही बैठी रहती थी और उन जंगलों को और पहाड़ों को देखा करती थी जो कि मेरे कमरे के दरवाजे से साफ साफ दिखाई देता था। मैं वहीं पर बैठ के ड्राइंग बनाया करती थी क्योंकि उस वक्त मुझे वही अच्छा लगता था। ड्राइंग बनाने से मेरे दिमाग को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती थी। मेरे कमरे की खिड़की के जस्ट सामने एक बड़ा सा पेड़ था और वो पेड़ उस जंगल का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा पेड़ था। 2-3 दिन तक तो वहाँ पर सब कुछ ठीक रहा। फिर मैंने देखा कि उस बड़े से पेड़ के पास कोई बड़ी सी परछाई खड़ी है जो कि मेरी तरफ ऊपर देख रही है। उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थीं। वो एक इंसान था। हालांकि मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था, इसलिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा था। वो उसी पेड़ के पास खड़े होकर मुझे देख रहा था। मैंने उसे देखते ही अपने कमरे की खिड़की को बंद कर दिया और चुपचाप बेड पर जाके लेट गई। इसके बारे में मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया, वरना वो डर जाता। उसको देखने के बाद मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं उठी और दोबारा खिड़की के पास गई और वहीं पर ही देखने लगी, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था। वो मेरा कोई वहम नहीं था। फिर उसके बाद मैं दोबारा आके अपने बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अगले दिन सुबह मैंने मम्मी को उसके बारे में बताया। मम्मी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब तुम्हारा वहम है। इन सब चीज़ों के बारे में तुम बिल्कुल भी मत सोचो और एलेक्स को तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में मत बताना, वरना वो रात में डरेगा। मैंने उनसे कहा ठीक है और फिर मैं दोबारा अपने कमरे में चली गई और अपनी ड्राइंग्स को बनाने लगी। अगले दिन रात में फिर वही हुआ। मैं अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी और उन्हीं पहाड़ों और पेड़ों को देख के उसी चीज़ की ड्राइंग बना रही थी। वो फिर मुझे नजर आया। उसकी वो लाल चमकती हुई आंखें आज और ज़्यादा चमक रही थीं और वो उस पेड़ से थोड़ा आगे खड़ा हुआ था। मैंने ढंग से उसे देखा। उसका साइज नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हाथ पैर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। हालांकि वो अभी तक अंधेरे में ही था, इसलिए मुझे अभी तक सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दे रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। फिर मैंने अपने कमरे से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ देखने लगी। जैसे मैंने टॉर्च उसकी तरफ लगा के देखा, वो तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। मैंने उसके चेहरे को देखा था। वो किसी जानवर का चेहरा था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तुरंत भाग के मम्मी के कमरे में गई। मम्मी सो रही थी और पापा अपना काम कर रहे थे। मैंने पापा को डिस्टर्ब नहीं किया। मम्मी के पास भागते हुए गई और उन्हें मैंने बताया कि वहाँ पर मुझे वही काली परछाई नजर आई। मम्मी ने इस बार मेरी बात पर विश्वास किया और बाहर मेरे साथ गई। मैं उन्हें बाहर जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो दोबारा वहाँ पर गई। मुझे लेकर गई थी और काली परछाई वहाँ पर नहीं थी। पापा भी हम लोग की आवाज़ सुन के तुरंत घर के दरवाजे पर आ गए और उन्होंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं डर की वजह से मम्मी पापा को अंदर ले जा रही थी। पापा और मम्मी ने मुझे बोला कि शायद मुझे अजीब सा कोई वहम हुआ है और जो कुछ भी मैंने देखा है वो सच में वहाँ पर नहीं है। लेकिन जब वहाँ पर जाके देखा तो मैंने पापा को दिखाया कि वहाँ पर एक अजीब से पैरों के निशान थे। वो पैरों के निशान किसी आदमी के नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। वो किसी जानवर के पैरों के निशान थे। मैं और पापा वहीं पर ही खड़े थे और मम्मी अंदर चली गई थी क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। पापा ने मुझसे बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो कुछ भी हुआ है शायद मेरा वहम था और हो सकता है जंगल के करीब कोई जानवर आता जाता रहता हो, इसलिए ये उसी के ही पैरों के निशान हो। मैंने पापा से ये बताया कि उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और वो एक जानवर था। पापा मेरी बात सुन के हंसने लगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है और अंदर चलो। मैं पापा के साथ अंदर ही जा रही थी, तभी तुरंत उसी पेड़ की तरफ और झाड़ी की तरफ एक अजीब सी आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनते ही मैं और पापा उस झाड़ी की तरफ देखने लगे और हम लोगों ने फिर वही लाल चमकती हुई आंखें देखी और इस बार उन आंखों को पापा ने भी देखा। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। वो हमारी तरफ चिल्लाया। उसे देखते ही मैं और पापा घर के अंदर भाग गए। दरवाजे पे हल्का फुल्का कांच का सिस्टम लगा हुआ था, इसलिए हम उस कांच से उसको देख रहे थे और वो एक बड़ा सा जानवर था जो कि हूबहू एक कुत्ते जैसा दिखाई दे रहा था। वो हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उस घर की खिड़की और दरवाजों की थिकनेस बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो चाहकर भी उन्हें तोड़ नहीं पा रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था, जैसे कि कोई जंगली जानवर चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में और हमारे घर में गूंज रही थी।
पापा और मैं भाग के उनके ऑफिस एरिया के अंदर चले गए और टेबल के पीछे छुप गए। मम्मी को कोई आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुन के मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उन्होंने खिड़की पे उसी जानवर को देखा। वो एक कुत्ता था, लेकिन अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और वो कुछ देर तक मम्मी को खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद उसने अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला और उसका कांच पूरी तरीके से टूट गया। उसने अपना आधा हाथ खिड़की के अंदर डाल दिया था और वो मम्मी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तुरंत मम्मी उसको देखकर बेहोश हो गई और तभी उसने खिड़की को और तोड़ने की कोशिश की और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पापा ने भी उसको देखा। पापा के ऑफिस के बगल में एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उन्होंने तुरंत कुल्हाड़ी को उठा के उस क्रीचर के हाथ पर मारा और उसने अपना हाथ खिड़की के बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने उस कुल्हाड़ी को हाथ पर मारा तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए बाहर जंगल की तरफ दोबारा भाग गया। उसको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा जख्म हो गया था। उसके खून की कुछ बूंदें घर के अंदर गिर गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में गया था। पापा ने फिर तुरंत मम्मी को उठाया और मैं, पापा, मम्मी तीनों लोग छोटे भाई के पास गए और उसी के कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। पापा ने किसी तरह पुलिस को फ़ोन किया और मदद के लिए पुलिस वालों को बुलाया। हम लोग थोड़ा आउटर में रहते थे, इसलिए पुलिस वालों को पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। उतनी देर में हमें अपने घर के चारों तरफ किसी के ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ आ रही थी। कोई घर को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में हम लोगों को पुलिस वालों की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। उस सायरन को सुन के पापा तुरंत खिड़की से बाहर देखने लगे। पुलिस वालों की सायरन की लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे हमें थोड़ा सा आराम मिला। हम तुरंत भागते हुए कमरे से नीचे उतरे, लेकिन हमारी हिम्मत बिल्कुल भी कमरों के बाहर आने की नहीं हो रही थी। पुलिस वालों ने दरवाजे को खटखटाया और फिर हमने उन्हें बताया कि हम अंदर ही हैं, आप दरवाज़ा खोल के बाहर चले आओ। जैसे ही पुलिस वाले अंदर आए, उन्होंने हमारे घर की हालत देखी कि हमारे घर के कांच टूटे हुए हैं और किसी ने हमारे घर के कई दरवाज़ों को बाहर से खोलने की कोशिश की है। उस पर बहुत अजीब तरीके के पंजों के निशान भी बने हुए थे। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। पुलिस वालों ने चारों तरफ ढूंढा, पर वहाँ का माहौल एकदम नॉर्मल हो गया था। पुलिस वालों ने हमारे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। हमारे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ और लोग आए, शायद कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने जंगल के उस एरिया की छानबीन भी की और वहाँ पर सब कुछ पता लगाने की कोशिश की कि हमने जो भी चीज़ देखी वो सच है या नहीं। उनको हमारी बात पर थोड़ा विश्वास भी हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत से अजीब से पैरों के निशान मिले थे जो कि किसी इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो किसी जानवर के पैरों के निशान थे और बहुत ही ज़्यादा बड़े। उन्होंने वो खून की बूंदें भी देखी जो कि वहाँ पर पड़ी हुई थी जब पापा ने उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक कर मारा था। नॉर्मल आदमी का खून तो वो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके खून का रंग हरा था। सारी चीज़ों को ढंग से देखने के बाद वहाँ के कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर ने हमसे बोला कि हमारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके उस जगह को खाली कर देना चाहिए। उसी वक्त ही पापा और मम्मी सारे सामान को पैक करने लगे और हम अगले दिन की रात होने से पहले ही उस जगह को खाली करके एक होटल में शिफ्ट हो गए। जिस आदमी ने पापा को वो प्रोजेक्ट दिया था, उन्होंने उससे वो प्रोजेक्ट भी वापस ले लिया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर रह के करना था और वहाँ पर रह के कोई भी उसे करना नहीं चाहता था। हमारी मजबूरी थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि आखिर वहाँ पर रह के कोई उस प्रोजेक्ट को करता क्यों नहीं था, क्योंकि वो अजीब सा क्रीचर वहीं घूमता रहता है और वो सच में एक डॉगमैन था जो हमारी जान के पीछे पड़ा था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए, लेकिन उस घटना के बाद उस एरिया में हम लोग कभी भी नहीं गए। और उस घटना के बाद पापा को और अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, क्योंकि ये घटना उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ गई थी, क्योंकि काफ़ी सालों से उस जगह पर कोई गया नहीं था। और फिर हमारे साथ वो घटना घटी और हमने उस क्रीचर को देखा। तो दोस्तों, ये थी डॉगमैन से रिलेटेड एक पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना बॉबी नाम के एक लड़के के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको बॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम बॉबी है, मैं मिशिगन का रहने वाला हूँ। डॉगमैन के बारे में मैंने बहुत सी अजीब घटनाएं सुनी है। मेरे कई दोस्तों ने उन्हें देखा भी है और उनका उनसे सामना भी हुआ है। कई लोगों को उसने नुकसान भी पहुंचाया है, और मेरे दादी दादा कहते थे कि बहुत पहले तो वो उनके गांव से कई बच्चों को उठाकर ले जाता था और फिर उनका कभी भी कुछ पता नहीं चलता था। जहाँ पर मैं अभी रहता हूँ, हमारे दादी दादा का गांव काफ़ी दूर है वहाँ से। मैं वहाँ पर 2-3 बार गया हूँ, लेकिन कभी भी मेरे पापा मुझे वहाँ पर जाने नहीं देते थे।
ये घटना 1980 की है। मुझे इस घटना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इस घटना को मुझे मेरे पिताजी ने बताया था, जो कि उन्हीं के साथ घटी थी, मतलब उनके और उनके दोस्तों के साथ। पिताजी बताते थे कि वो मिशिगन के जंगलों में अक्सर अपने दोस्तों के साथ उस वक्त खेलने जाया करते थे। उस वक्त उनकी उम्र करीब 18 या 19 साल की थी। उस वक्त डॉगमैन का खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा था। लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन मेरे पिताजी और उनके दोस्त अक्सर घर से बाहर निकल आया करते थे। हालांकि वो डॉगमैन अक्सर रात में ही घूमा करता था और लोगों पर वार किया करता था और उन्हें गायब किया करता था। 6 बजे के बाद उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। ठंड का माहौल था। लोग ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते थे। एक बार ऐसे ही पापा और उनके दोस्त लोग मिशिगन के कुछ जंगलों में कैंपिंग करने के लिए गए थे। दरअसल वो वहीं पर ही जाया करते थे। वो उनका रेगुलर एरिया था, जहाँ पर वो बैठ के घंटों बातें किया करते थे। उस जंगल के अंदर एक छोटा सा तालाब था, जहाँ पर वो अक्सर बैठे रहा करते थे और अपने दोस्तों के साथ बातें करते थे। काफ़ी लेट हो जाने पर उनका एक दोस्त, जिसका नाम मोरो था, वो अक्सर उन्हें घर चलने के लिए कहता था, क्योंकि उसे डर काफ़ी ज़्यादा लगता था और वो इन सब चीज़ों का काफ़ी पाबंद था कि समय से पहले और अंधेरा होने से पहले उनसे घर पहुंचना है। मोरो का सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा डरपोक भी था और हर चीज़ में बहुत जल्दी किया करता था। हालांकि पापा उसकी बात मानते थे, क्योंकि वो अपनी जगह सही होता था। अक्सर उसकी बात मान के पापा चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन पापा ने मोरो की बात नहीं मानी, क्योंकि वो सबके ऊपर चिल्ला रहा था। उस वक्त पापा और मोरो वहीं पर ही थे और उनके बाकी दोस्त भी थे। ज़बरदस्ती मोरो को पापा ने वापस घर भेज दिया। उन्होंने बोला कि तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। मोरो ने उनसे बार बार चलने के लिए बोला, लेकिन वो लोग नहीं गए। इसलिए मोरो अकेला ही घर की तरफ चला गया। हालांकि उसे अकेले भी जाने में डर लग रहा था, लेकिन गुस्से में वो जंगलों के अंदर निकलते हुए बाहर के साइड जा रहा था। कुछ देर बाद पापा को और उनके दोस्तों को ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। उसकी थोड़ी देर बाद ही वो लोग भी फिर उनके पीछे हुए मोरो को ढूंढने के लिए चले गए। वो लोग करीबन 5 मिनट से उसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो मिला नहीं। इतनी जल्दी वो गायब भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वो रास्ता जो कि जंगल से बाहर निकलता था, वो घर जाने का रास्ता करीबन 15 से 20 मिनट का था। और इतनी जल्दी मोरो कहाँ गायब हो गया, इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगे। पापा और उनके सारे दोस्त चिल्ला के उसको आवाज़ दे रहे थे और उनकी आवाज़ जंगल में गूंज रही थी, लेकिन उसका कहीं कुछ भी पता नहीं चला। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पापा के बाकी दोस्तों ने कहा हमें घर चलना चाहिए, शायद मोरो घर चला गया हो। लेकिन ये चीज़ पापा को समझ में आ रही थी कि इतनी जल्दी उसका घर जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो रास्ते में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पापा को लगने लगा कि शायद वो किसी खतरे में फंस गया है, इसलिए वो लोग वहीं पर ही कुछ देर तक रुके रहे। पापा के दोस्त उन्हें चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो वहाँ से नहीं गए। कुछ दोस्त वहाँ से चले गए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था और उन्हें भी डर लग रहा था। लेकिन उनके साथ उनके 2 दोस्त वहीं पर रुके, जो कि मोरो को ढूंढ के ही घर जाने वाले थे। मोरो कहीं पे भी नहीं मिला। काफ़ी देर तक वो लोग इंतज़ार करते रहे। उसके बाद पापा के बाकी दोस्तों ने कहा कि हमें चलना चाहिए, शायद मोरो घर ही पहुंच गया हो। पापा इस बात को मान के घर की तरफ वापस जाने लगे। तभी उन्हें मोरो की चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही पापा और उनके सारे दोस्त उसी की तरफ भागने लगे। वो आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी जहाँ पर वो लोग पहले बैठे हुए थे, यानी कि तालाब के पास। वो लोग जब तालाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि मोरो वहीं पर ही नीचे गिरा पड़ा है और उसके पीछे एक अजीब सा जानवर है। वो कोई और नहीं बल्कि एक डॉगमैन था, जो काफ़ी बड़ा था। अपने 2 पैरों पर खड़े होकर मोरो की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मोरो के हाथ से खून बह रहा था। उसके नुकीले पंजे मोरो के हाथ पैर को बुरी तरीके से छील चुके थे और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। जैसे ही पापा और उनके दोस्त उस डॉगमैन की तरफ भागे, वो डॉगमैन तुरंत उनकी तरफ देखने लगा। पापा के हाथ में एक जलती हुई लकड़ी थी, जो कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उन्होंने उस जलती हुई लकड़ी से बगल में रखी एक सूखी हुई झाड़ को जला लिया, जिसकी वजह से आग कुछ ज़्यादा ही फैल गई थी। उस आग की पकड़ी हुई झाड़ को लेकर वो उसी डॉगमैन की तरफ भागने लगे। उस वक्त पापा बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। उनके साथ उनका दोस्त भी था, उसने भी वही किया और आग की एक मशाल को पकड़ के उसी डॉगमैन की तरफ भागने लगे। वो डॉगमैन भी मोरो की तरफ भागते हुए गया और उसके बाद आग को देखते हुए जंगल की तरफ भागते हुए गायब हो गया। पापा ने तुरंत मोरो को उठाया
हालांकि उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने चलने की कोशिश की और वो लोग जंगल के बाहर भागने लगे। पापा ने मोरो को पकड़ा हुआ था और उनके दोस्त ने उस जलती हुई लकड़ी को, जो कि उनके हाथ में थी, और चिल्लाते हुए जंगल के बाहर भाग रहे थे। जितनी तेजी से हो सके वो लोग भाग रहे थे। उनको किसी और की भी भागने की आवाज़ आ रही थी और उस डॉगमैन की चिल्लाने की भी, लेकिन उन्होंने अपने कदम नहीं रोके और लगातार जंगल के बाहर भागने लगे। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल के बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि उनके बाकी दोस्त और गांव वालों को लेके जंगल के अंदर की तरफ आ रहे हैं, और उन्होंने जब ये आग देखी तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। मोरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, इसलिए उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उस डॉगमैन को बहुत ढूंढा गया और गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि इस बार उसे मार डालेंगे, लेकिन वही हुआ। हर बार की तरह वो अपना काम करके गायब हो चुका था। उसका खतरा और ज़्यादा बढ़ गया था। काफ़ी दिनों तक उसे और ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन फिर उसके बाद कई दिनों तक उसकी कोई भी खबर नहीं आई। वो अचानक से जैसे गायब हो गया था। या तो वो मर गया था, या तो शायद उसने अपना इलाका बदल दिया था। किसी के भी गायब होने की कोई खबर नहीं आई। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। लेकिन मेरे पापा के पापा यानी कि मेरे दादाजी, वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने घर को बदल दिया और गांव छोड़ के शहर में आ गए, जहां पर अभी हम रहते हैं। लेकिन वो एरिया आज भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था, इसीलिए पापा मुझे वहां पर नहीं जाने देते हैं। और उनका ये कहना है कि शायद वो डॉगमैन आज भी वहीं पर ही घूम रहा हो और अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी डॉगमैन से रिलेटेड कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।